हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हम सीएचएफ बोलते हैं। इसके बारे में कंप्लीट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। उसमें हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी, जिसमें हमारा चैप्टर 1 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन एंड एक टॉपिक को कवर किया था, जो कि हमारा था हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के बारे में हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। इसके बारे में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट सेकंड है, उसमें हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी अगर आप लोग को इसके नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, आप लोग टेलीग्राम से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग फ्रीली सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक होगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से जितने भी वीडियो लेक्चर्स है आप लोग फ्रीली वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि हार्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि हार्ट हमारी बॉडी में काम क्या करता है और ये ऑर्गन कितना ज़्यादा हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। तो हार्ट का मेन काम यही होता है कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेता है, हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उन तक हमारे ब्लड पहुँचता है। और हमारे ब्लड पहुँचने की वजह से, जिसकी वजह से हमको हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें, जिस चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है। लेकिन अब मान लो हमारा जो हार्ट है, अगर वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, इट मीन्स हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तभी उसको यहाँ पे हम हार्ट फेलियर के नेम से जानते हैं। तो जब हमारा हार्ट फेल हो जाता है तो वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, यानी कि वो अच्छे से ना ही तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा ना ही तो रिलैक्स हो पाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन अगर अच्छे से नहीं करेगा तो हमारे जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में नहीं पहुँच पाएगा। और अगर रिलैक्सेशन उसमें अच्छे से नहीं होगा, वो डायलेट अगर नहीं होगा, तो लंग से उसमें हमारा अच्छे से ब्लड फिल नहीं हो पाएगा हमारे हार्ट में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब आती हैं तो इसका मतलब हमारा जो हार्ट है वो फेल हो जाता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो इट इज़ सीएचएफ और कंजस्टिव हार्ट फेलियर विच इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट फेलियर। तो ये एक टाइप, मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर को हम यहाँ पे हार्ट फेलियर के नेम से भी जानते हैं। और ये हमारी प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में नहीं पहुँचा पाता है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो फेल हो जाता है ये सारी चीज़ें करने में। अब मान लो जैसे कि हमारा जो हार्ट होता है वो नॉर्मली हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड को पंप करता है, ठीक है, नॉर्मली करता है। लेकिन अगर मान लो जैसे हमारा जो हार्ट है वो अगर काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अगर वो अपनी जो मतलब हार्ट फेल हो गया है या फिर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, तो वो हमारी बॉडी में सिर्फ 3 से 4 लीटर, यानी कि 3 से 4 लीटर फिर 2 से 3 लीटर ही ब्लड को पंप करेगा। या 2 से 3 लीटर पंप करेगा। तो ऐसे आप लोग को पता है कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो अगर इतना कम ब्लड हमारी बॉडी में आएगा तो फिर हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ तक एटीपी वो कैसे जनरेट करेंगे और यहाँ पे मतलब एनर्जी कैसे हमारी बॉडी में हमको मिलेगी और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो इसमें मेन फंडा किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं अच्छे से पंप होगा, हार्ट अच्छे से ब्लड ही नहीं पंप कर पाएगा, तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ब्लड के थ्रू, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और जब अच्छे से हार्ट ही नहीं पंप कर पाएगा तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट है वो फेल हो गया है, यानी कि फेल टू पंप ब्लड, हमारी बॉडी में ये अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स हमारा जो हार्ट है फेल हो चुका है। तो इसी को यहाँ पे हम हार्ट फेलियर बोल देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंजस्टिव वर्ड की हुई ये मैं आप लोग को आगे समझाऊंगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा हार्ट यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एंट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर एर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो जब हमारा बॉडी का, जब हमारे हार्ट का मतलब इस ऑर्गन का जो हमारा लेफ्ट वाला एरिया जिससे कि हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है लंग से, जब ये वाला अच्छे से काम नहीं करता है, इट मीन्स हमारा जो हार्ट है वो फेल हो चुका है। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हार्ट फेलियर के बारे में, ठीक है। अब ये हमारे ये 2 तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ सीएचएफ, यानी कि 2 टाइप के कंजस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, सेकंड होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर।
अब लेफ़्ट साइड में अगर देखा जाए तो जहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे लंग्स से, ठीक है, तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड हो जाता है। और राइट साइड मतलब जहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाता है कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो हमारा राइट साइड से आता है पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, ठीक है, जिसमें हमारी राइट एट्रियम होते हैं, राइट वेंट्रिकल होता है। तो जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है यानी कि जहाँ पे हमारे लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, तो इधर से हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से पंप नहीं हो पाता है, तो इसी को हम यहाँ पे लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेल्योर बोल देते हैं, ठीक है। और जब राइट साइड हार्ट फेल्योर यानी कि जो हमारा राइट साइड वाला जो ब्लड होता है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, हमारा जो हार्ट होता है उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं राइट साइडेड हार्ट फेल्योर। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा कॉमनली टाइप होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत लोगों में ये ऐसा हो जाता है कि हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ये अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जब अच्छे से ब्लड ही नहीं पंप कर पाएगा हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो जो फ्लूइड होगा यानी कि जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा बैकअप यानी कि हमारे लंग्स में फिर से भर जाता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये कैसे होता है? तो अब ये होता है एक्चुअल में ऐसे है कि मान लो ऐसे कि लंग से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ़्ट एट्रियम में एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारी पल्मोनरी वेन से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अच्छे से हमारे लेफ़्ट एट्रियम में पंप नहीं हो पाएगा, तो हमारे यहाँ पे मतलब कि लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में अच्छे से पंप नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, बैकफ्लो हो जाता है, हमारे लंग्स में फिर से भरने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जब यहाँ पे आएगा ही नहीं तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो फ्लूइड वो हमारे लंग्स में भरने लगता है, इसकी वजह से हमको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और जब लंग्स में फ्लूइड भरने लगेगा तो यहाँ पे क्या कॉज होगी, ओडेमा, यानी कि लंग्स में स्वेलिंग आ जाएगी और लंग्स के अंदर ही फ्लूइड भर जाएगा, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब यहाँ पे जो हमारा लेफ़्ट साइडेड होता है इसमें भी हमारे दो तरीके के हार्ट फेलियर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, दूसरा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी कि जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी कि जिसमें हमारा रिलैक्सेशन होता है। एक बार हमारा जो मतलब कि हार्ट है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जब वो पंप करता है ब्लड को तब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब वो हमारा मतलब कि जब लंग से ब्लड भरता है हमारी हार्ट में तब वो हमारा रिलैक्स होता है यानी कि डायस्टोल होता है। तो अगर आप लोग को सिस्टोलिक डायस्टोलिक अगर मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ना है तो आप लोग हाइपरटेंशन वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से इसको कवर किया है। अब इसमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, इसमें जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है यानी कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है जब ये ब्लड को यहाँ पे क्या करता है, पंप करता है, तो यहाँ पे ब्लड को निकालने के लिए पंप करता है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, ये हमारा हो जाता है फेल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हमारा फेल हो जाता है ड्यू टू रिड्यूस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन का ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है, जिसकी वजह से हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता है फोर्सफुली, और ये कॉन्ट्रैक्शन में फेल होने की वजह से इसको हम यहाँ पे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोल देते हैं। अब ये इसमें पंपिंग प्रॉब्लम होती है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो हार्ट होता है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे आफ्टर लोड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसमें हमारा जो हार्ट होता है वो रिलैक्स होता है, तो इसमें हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होते हैं ये फेल हो जाते हैं टू रिलैक्स ड्यू टू मसल्स स्टिफनेस, यानी कि हमारे जो हार्ट में मसल्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, यानी कि जिससे कि हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो उसमें हमारा जो मतलब ब्लड होगा वो अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे नो रिलैक्सेशन यानी कि हमारा ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा जब ये रिलैक्स ही नहीं होगा तो इसमें हमारा ब्लड फिल नहीं हो पाएगा, सो नो रिलैक्सेशन नो फिलिंग, तो इसमें हमारी फिलिंग प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि इसमें अच्छे से हमारा ब्लड नहीं फिल हो पाएगा, जिसकी वजह से ये इसमें जो मतलब कि प्री लोड होगा और यहाँ पे जो एस बी एन कार्डियक आउटपुट ये सारी चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी।
यानी कि जब यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये रिलैक्स ही नहीं हो पाएगा तो इसमें, जब रिलैक्स नहीं होगा तो इसमें ब्लड जो है वो यहाँ पे कैसे भरेगा। जब ये रिलैक्स नहीं होगा, मतलब कि ये मतलब कि डायलेट नहीं होगा, तो इसमें ब्लड नहीं भर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ नहीं पाएगा और यहाँ पे फिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जब रिलैक्सेशन नहीं होगी इसमें, तो हमारा जो ब्लड है वो इसमें नहीं फिल हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसमें हो जाती है, तो इसी को हम यहाँ पे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोल देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लेफ्ट साइडेड। ठीक है, इसमें हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वाला, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड आ जाता है यहाँ पे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो राइट वेंट्रिकल्स होते हैं ये अच्छे से पंप नहीं कर पाते हैं ब्लड को हमारे लंग्स में। यानी कि इसमें हमारा क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि राइट साइड हमारा किस लिए होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स में पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो हमारे राइट, मतलब कि जो राइट वेंट्रिकल है, ये जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे हमारे पंप नहीं कर पाएगा लंग्स में, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से नहीं निकल पाएगी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में नहीं पहुँच पाएगा। तो अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हमारी बॉडी में भरने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड बैकअप हो जाता है हमारे एब्डोमेन, लेग्स, फीट एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स में, जो 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 क्या कॉज करते हैं, स्वेलिंग कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे फूल जाते हैं, यानी कि उसमें स्वेलिंग, ओडेमा हो जाती है। तो यही मेजर रोल होता है हमारे हार्ट का कि ये जब यहाँ पे काम करना बंद कर देता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से हमारी जो मतलब फ्लूइड है हर जगह भरने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं बाकी के, उनमें ऑडेमा कॉज हो जाती है। तो ये हमारा हो जाता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ईटियोलॉजी या फिर कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, कि इसके पीछे के कौन कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये हमारा कॉज होता है। तो सबसे पहले आ जाता है इस्केमिया हार्ट डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड आ जाता है हमारा हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारे हार्ट में, तो हार्ट को हमारा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनका भी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमारे जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से हमारा जो ब्लड बीपी है वो हमारा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन कॉज होता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आ जाता है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मतलब कि डिस्कस किया है, इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। फिर थर्ड आ जाता है हमारा हाई सोडियम डाइट। अब जैसे कि ज़्यादा नमक खाने की वजह से भी हमको क्या होता है, हाइपरटेंशन कॉज होती है, यानी कि बीपी हमारी बढ़ जाती है। अगर हमारी सोडियम अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल में है तो हमारी बीपी बढ़ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बाकी इसकी ईटियोलॉजी मतलब लगभग सेम ही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डायबिटीज़, ओवरवेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, मायोकार्डिटाइस, एरेदीमिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब मिलती जुलती ही हैं ईटियोलॉजी कॉजेज़ में। मतलब कि जब ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके बाद ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। बाकी ओवरवेट में क्या होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा किसी का वेट होता है तो उसकी वजह से भी उसका ब्लड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्मोकिंग, अल्कोहल का भी हार्ट फेलियर होना बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है। मायोकार्डिटिस हो जाता है, एरिथमिया वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसकी ईटियोलॉजी एंड कॉजेज़ में। ठीक है, फिर हम अब बढ़ते हैं इसके आगे, जो कि हमारा इसका मेन टॉपिक होने वाला है पैथोजेनेसिस, जिसमें हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इसको पढ़ें तो फेलियर ऑफ हार्ट इज़ फ्रिक्वेंटली सीन इन एडल्टली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस। यानी कि जो बहुत ज़्यादा इनकी एज होती है उनमें ज़्यादातर हमको ये हार्ट पे मतलब जो ये सारी चीज़ों से वो सफ़र करते हैं, जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा एज होती है, काफ़ी ज़्यादा एल्डर पेशेंट्स होते हैं, उनमें ही ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। हार्ट फेलियर वाली प्रॉब्लम उनमें ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनको वो पहले से ही हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके हमारे कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है इंट्रिंसिक पंप फेलियर। तो इसको अगर हम टेक्निकल टर्म में समझे तो द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट फेलियर इज वीकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स ड्यू टू वेरियस डिजीज दैट लीड्स टू फेलियर ऑफ इफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट। अब जैसे कि हमारा हार्ट फेलियर कहाँ पे होता है, हार्ट फेलियर बेसिकली हमारा कहाँ पे होता है, वेंट्रिकल मसल्स में तो होता है। जो हमारी वेंट्रिकल्स होती हैं ये हमारे अच्छे से मतलब इनकी जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से ना तो ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है, ना तो अच्छे से ये रिलैक्स हो पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ना ही तो हमारा ब्लड अच्छे से पंप हो पाता है हार्ट के थ्रू, और ना ही हमारा यहाँ पे ब्लड अच्छे से भर पाता है हमारे हार्ट में। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा जो मतलब कि हार्ट है वो फेल हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है।
है, क्योंकि हमारी जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी जो मसल्स हैं वो वीक होती हैं। तो ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न होता है जिसमें हमारी जो मतलब वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं उनके वीक होने की वजह से, उनमें डिजीज़ होने की वजह से हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से इफ़िशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या होता है, फेल होता है। तो इसको हम यहाँ पे इंट्रिंसिक पंप फेल्योर बोल देते हैं, यानी कि हमारा हार्ट यहाँ पे ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है। अब ये एक्चुअल में होती कैसे है, यानी कि जो हमारी वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं ये फेल कैसे होती है। तो इनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, इनमें कुछ टाइप की डिजीज़ेज आ जाती हैं, जैसे कि ये इस्केमिया, हार्ट फेल डिजीज़ हो गया, मायोकार्डिटिस हो गया, बेरी डिसऑर्डर हो गया, वेरियस किडनी डिजीज़ हो गई। तो ये कुछ हमारी डिजीज़ होती हैं जो कि हमारे वेंट्रिकुलर मसल्स में हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है। बेरी डिसऑर्डर्स में, यानी कि जो जिसमें हमारा B1 या B3 की जो विटामिन्स होते हैं वो उनकी कमी होने की वजह से होता है। वेरियस किडनी डिजीज़ हो जाते हैं, यानी कि किडनी में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा अच्छे से ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और हमारे जो मतलब जो सोडियम वगैरह हैं वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में सोडियम इकट्ठा होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने लगता है और यहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप मतलब नहीं कर पाता है। बाकी इस्केमिया वाला हो गया, मायोकार्डिटिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और यहाँ पे इंट्रिंसिक पंप फेलियर हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड यहाँ पे आ जाता है इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑन हार्ट कैन ऑल्सो बी अ मेजर कॉज ऑफ हार्ट फेलियर, यानी कि हमारा जो हार्ट है अगर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा कंजस्टिव फील हो रहा है। अब जैसे कि आप लोग ने कभी कभी देखा होगा कि आप लोग बस में जाते हो तो वहाँ पे आप लोग बस देखते हो ओवरलोडेड रहती है और उसमें लोग भरते ही जाते, तो वो उनका जो वर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंजेशन फील होता है, कंजस्टेड लगता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे जब हार्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है तो उसमें कंजेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो सकता है। तो इसके भी हमारे कुछ रीज़न्स होते हैं, ये हमारा 2 रीज़न की वजह से हो सकता है, इंक्रीज प्रेशर लोड एंड इंक्रीज वॉल्यूम लोड, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है हमारे हार्ट पे उसके बढ़ने की वजह से हार्ट फेल हो सकता है और यहाँ पे जो ब्लड वॉल्यूम है अगर वो बढ़ जाए हमारे हार्ट में, इंक्रीज़ हो जाए, तब भी हमारा हार्ट फेल हो सकता है। तो यहाँ पे इतना समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब भी यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। और यहाँ पे जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ सकता है तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ हमारा हार्ट चलेगा और ज़्यादा मतलब कि ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ट फेलियर हो सकता है क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न होते हैं कुछ वर्कलोड बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है। बाकी इस इंट्रिंसिक पंप फेलियर को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल्स में देखें तो ये हमारा एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इम्प्रॉपर पंप फंक्शनिंग भी बोलते हैं। तो इसको अगर हम पढ़ें तो इम्प्रॉपर पंप फंक्शनिंग कैन लीड्स टू हार्ट फेलियर थ्रू फॉलोइंग मैकेनिज्म, यानी कि इसमें हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्प्रॉपर पंप फंक्शनिंग मतलब कॉज होता है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है। तो यहाँ पे होता कैसे है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे कैसे मतलब कि हार्ट फेलियर होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम इस मैकेनिज्म से समझेंगे। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर पंप फंक्शन में क्या होता है कि डिक्रीज़ इन आर्टेरियल प्रेशर। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, यानी कि जो हमारी यानी कि जैसे लेफ़्ट आर्टरी है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे मान लो जैसे कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा लेफ़्ट आर्टरी में आया, ठीक है। तो लेफ़्ट आर्टरी में आने के बाद यानी कि जो लेफ़्ट एट्रियम में जब यहाँ पे हमारा आता है तो लेफ़्ट एट्रियम को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एट्रियल प्रेशर मतलब एट्रियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा ब्लड जो है जब वो हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आता है तो यहाँ पे मान लो इसका यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जो लेफ़्ट एट्रियम है ये अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, तो इसमें मतलब कि यहाँ पे प्रेशर की कमी है। जब प्रेशर ही नहीं लग पाएगा तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसकी वजह से ही हमारा ब्लड यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको डिस्टर्बेंस इन किडनी फंक्शन, यानी कि हमको यहाँ पे किडनी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी होती है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है।
क्योंकि जैसे कि हमारी ये जो आर्टरी ही तो होती है जो हमारे पूरे हार्ट में क्या करती है, मतलब हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आर्ट्रियल प्रेशर ही कम हो जाएगा तो अच्छे से हमको ये ब्लड सप्लाई कैसे, मतलब सारे ऑर्गन्स तक कैसे हमको ब्लड की सप्लाई कैसे पहुँचाएगी, ठीक है। अब इसमें हमारी किडनी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हमको किडनी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, यानी कि किडनी अगर हमारी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है तो यहाँ पे हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो किडनी होता है वही हमारे रेनिन को यहाँ पे क्या करता है, रिलीज़ करता है। और रेनिन हमारा क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन के साथ मिलके हमारे रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे जब हमारा रास एक्टिवेशन हो जाएगा, यानी कि रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे हमारे मतलब प्री लोड भी बढ़ जाएगा, जो प्री लोड है वो भी बढ़ेगा। इसकी वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, फिर कार्डियक मतलब कि जो कार्डियक वर्क लोड है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है। प्री लोड यानी कि जितना ज़्यादा हमारी वेंट्रिकल्स में ब्लड यहाँ पे मतलब भरता रहेगा उतना ज़्यादा हमारी वेंट्रिकल्स को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसमें मतलब कंजेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा प्री लोड भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्डियक वर्क लोड बढ़ने की वजह से यहाँ पे हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। एक इधर का मतलब आर्टेरियल प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमको हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो वेनस यानी कि जो हमारी वेंस में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब वेंस यानी कि आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ पे मतलब कि हमारे यहाँ पे हार्ट में वेंस होती हैं, जैसे कि हमारा पल्मोनरी वेंस हो गया, ठीक है। हमारी वेंस होती है, जब इनमें प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाए, अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो वो कंजेशन फील करने लगता है, इसीलिए इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, ठीक है। तो कंजेशन हो जाता है, इसमें हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे वेंस में प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि अब आप लोग को पता ही है कि हमारी पल्मोनरी वेंस के थ्रू ही हमारा ब्लड इसमें आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वेंस के प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हमारे कुछ मतलब प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे प्रेशर को सेंस करते हैं। तो यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे हो जाते हैं एक्टिवेट, जिनको यहाँ पे हम बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो कि प्रेशर को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और इसको एक चीज़ यहाँ से भी हम अटैच कर सकते हैं कि ये हम अगर हमारा आर्टरी प्रेशर कम हो सकता है, अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तब भी हमारे ये बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इसको अगर पता चलता है कि यहाँ पे प्रेशर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये हमारे क्या कर देते हैं, वैसोकॉन्ट्रिक्शन, यानी कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, नैरो कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग को पता है कि वैसोकॉन्ट्रिक्शन, जब वैसोकॉन्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आफ्टर लोड बढ़ जाता है। अब ये आफ्टर लोड क्या होता है, मान लो जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को यहाँ पे एओर्टा में भेजने के लिए जितना भी प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसी को यहाँ पे हम बोल देते हैं आफ्टर लोड। अब यहाँ पे जैसे कि जब यहाँ पे मतलब कि आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी वो भी तो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ट फेलियर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मतलब इम्प्रॉपर पम्प फंक्शनिंग देखने को मिलती है। इस तरीके से हार्ट फेलियर का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन हो गया, मतलब कि चेस्ट में पेन आने लगा, उसके फैटिग, इरेगुलर हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ हार्ट बीट हो गया, फिर बहुत स्लो हार्ट बीट फील हो रही है, हेडेक हो गया, सर में दर्द हो गया, ब्लड विजन मतलब कम कम दिख रहा है, कफनेस हो गई या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, स्वेलिंग ओडेमा कॉज हो गया। तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि
यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे आ जाते हैं सेकेंडली कॉम्प्लिकेशंस। ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हार्ट फेलियर की वजह से। तो यहाँ पे मतलब कि किडनी डैमेज हो सकती है, लंग्स डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, हार्ट अटैक, लीवर डैमेज, हार्ट वॉल्यूम प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब इसको हम यहाँ पे ट्रीट या फिर मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे दो तरीके से होते हैं। एक हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है, एक हमारा फार्माकोलॉजिकल होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में मतलब इसमें आप लोगों को कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप लोग घरेलू मतलब चीज़ें यूज़ करके आप लोग उसको सही कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, नो स्मोकिंग मतलब कि ड्रिंक वगैरह ना करें, स्मोक वगैरह ना करें, एक हेल्दी डाइट लिए, प्रॉपर लाइफस्टाइल मतलब कि प्लान करें। एक हमारा आ जाता है फिर सेकेंडली फार्माकोलॉजिकल। इसमें आप लोग ऐसे बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हैं बाहर से, ACE इनहिबिटर्स, डायरेटिक्स, वैसोडाइलेटर्स, इन सब का यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रीट या फिर मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी हो जाती है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में समझ में आ गई होंगी। इसके टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसकी ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस में इसके इंट्रिंसिक पंप फेलियर होता है, इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट, एंड फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे इम्प्रॉपर पंप फंक्शनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, इनके साइन एंड सिम्टम्स हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गया, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट हो गया। तो अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।